जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था द अर्थ, बोले तो पृथ्वी का, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो उसमें हमने जो देखा था वो देखा था हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर और कुछ पोर्शन एटमॉस्फेयर का। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है तो उसके दो पोर्शन हम लोग देख चुके थे। तो पहला था हमारा उसमें ट्रोपोस्फेयर और दूसरा था हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो आज हम उसी से कंटिन्यू जो नेक्स्ट भाग जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट है, तो आज हम बात करेंगे मीजोस्फीयर से और विथ फैक्ट के साथ। तो देर ना करते हुए आइए हम चलते हैं, हम वीडियो में आगे समझते हैं। तो जैसा कि पिछला वीडियो हमने देखा था पृथ्वी का, तो उसमें हम हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर देख रहे थे। तो एटमॉस्फेयर हम देख रहे थे उसका कुछ पार्ट्स, तो जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उसी का जो थर्ड जो लेयर है उससे कंटिन्यू हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारी थर्ड लेयर थी वो है हमारी मीजोस्फीयर, और फिर इसी के अंतर्गत ओजोनोस्फीयर आती है। हालांकि ओजोनोस्फीयर हम आगे भी देखेंगे डिटेल से थोड़ा, इसको कैसे प्रभावित करता है। तो कंटिन्यू हम लोग बात करते हैं ओजोनोस्फीयर। तो देर इज ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन 30 से 60 किलोमीटर, यानी 30 to 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दिस लेयर इज नोन एज ओजोनोस्फीयर। यानी इस लेयर में अधिकतम मात्रा में ओजोन पाई जाती है, जो कि पृथ्वी से 30 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। हालांकि थोड़ा जो डिस्टेंस है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो देखेंगे हमको। तो 30 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी से हमारी जो सतह है उसे 30 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो कंटिन्यू देख लेते हैं इसकी। ए प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन इज दैट इज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रे। यानी जो जो ओजोन लेयर होती है ये किसको एब्जॉर्ब कर लेती है? ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको क्या है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कंटिन्यू देख लेते हैं। हैड देयर बीन नो लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, द अल्ट्रा वायलेट रे would have reached the surface of the earth and no life on its। यानी यदि वायुमंडल में ओजोन की परत अगर नहीं पाई जाती है तो जो पराबैंगनी जो किरणें हैं हमारी, वो क्या है, हमारी सतह पे आ जाएंगी, और इससे हमारी जो पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव नहीं हो सकेगा। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं थर्ड पॉइंट इसका। द टेम्परेचर ऑफ द जोनोस्फीयर इज हाई या फिर वार्म ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्बेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाई ओजोन। यानी जो इस लेयर में जो ओजोन लेयर होती है, इसमें क्या है, जो टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है, किसके कारण? एब्जॉर्बेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसी का। द बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ केमिकल प्रोसेस दिस प्लेस इज कॉल्ड एज कीमोस्फीयर। यानी इसको हम कीमोस्फीयर के भी नाम से इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो केमिकल प्रोसेस मोस्टली पाई जाती हैं, इसके लिए इसको हम कीमोस्फीयर के नाम से भी क्या है, जानते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट एट द रेट ऑफ 5 सेल्सियस पर ईच किलोमीटर। यानी इस परत में तापमान है वह क्या ऊंचाई के साथ बढ़ता है, और प्रत्येक किलोमीटर पे 5 सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं सिक्स पॉइंट इसका। द अकॉर्डिंग टू द सम लीडिंग साइंटिस्ट दिस आइनोस्फीयर इज सपोर्टेड टू स्टार्ट एट ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यानी कुछ साइंटिस्टों या कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आयन मंडल होता है उसका जो ये 80 से शुरुआत होती है, ठीक है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं इसको। तो दिस लेयर बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर इज कॉल्ड एज मीजोस्फीयर, और जो इसके बीच में पाई जाती है इसको मीजोस्फीयर के भी नाम से क्या है, जानते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं इसी का। द अपर बाउंड्रीज ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड
द मीजो पाउच, यानी जो इसकी ऊपरी सीमा होती है किसकी किसकी जो मीजोस्फीयर की जो ऊपरी सीमा होती है इसको हम मीजो पाउच के नाम से या मीजो पाउच के नाम से क्या है इसको हम जानते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम इसका जो चौथी लेयर है उसकी बात करेंगे, जैसा कि है आइनोस्फीयर या फिर क्या है थर्मोस्फीयर। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको हम। द आइनोस्फीयर लेयर लाई बियॉन्ड द ओजोनोस्फीयर at a height of above 80 kilometers above the earth surface and extend up to the 400 किलोमीटर्स। यानी जो आइनोस्फीयर होता है या जो मीजोस्फीयर होता है वह 80 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के और ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। तो कंटिन्यू हम देखते हैं इसमें। द एटमॉस्फेयर इन आइनोस्फीयर इज पार्शियल आयनाइज्ड, यानी इसमें क्या है आंशिक रूप से आयनित होती हैं जो भी हमारी जो गैसें होती हैं। तो इनरिच आयंस जोन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट आयनाइज्ड लेयर, सो दिस लेयर इज कॉल्ड द आयनोस्फीयर। यानी आयुमंडल में वायुमंडल के बहुत ही आंशिक रूप से होता है इसमें, और इसमें जो समृद्ध जो आयन क्षेत्र होते हैं वह अलग अलग आयनिक परतों के रूप में मौजूद होते हैं। इसी कारण इस परत को हम क्या है आयन मंडल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आप कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं इसको। एबव द ओजोनोस्फीयर द टेम्परेचर फॉल अगेन, यानी जैसे जैसे ओजोनोस्फीयर में हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है फिर से गिरता जाता है। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्लाइमोलॉजिस्ट द लेयर बिटवीन 80 टू 140 किलोमीटर्स इज नोन एज थर्मोस्फीयर। यानी कुछ साइंटिस्ट या जो जलवायु वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने उनके अनुसार 80 से 140 किलोमीटर के बीच में ये परत पाई जाती है, और इस परत को इसलिए क्या कहते हैं थर्मोस्फीयर भी क्या है जानते हैं इसको। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। द आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बिकॉज ऑफ वन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ शॉर्ट वेव रेडियो बीम फ्रॉम द आयनाइज्ड सेल फुल स्टॉप। सो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू दिस लेयर। यानी जो आइजोनोस्फीयर जो हमारी लेयर होती है इसी के कारण क्या है जो रेडियो एक्टिविटी, जैसे हम रेडियो सुनते हैं जैसे गांव में टीवी देखते हैं, तो इसमें जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या है इसी लेयर में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछा था इससे कैटेट में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। ये इसकी 5वीं लेयर है जो कि एक्सोस्फीयर है, जो कि क्या है हमारी सबसे ऊपरी लेयर होती है, यानी हम इसको आउटर लेयर भी बोल सकते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं एक्सोस्फीयर को। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नेम एज एक्सोस्फीयर एंड दिस लेयर लाइज बिटवीन 400 टू 1000 किलोमीटर। यानी जो सबसे वायुमंडल की बाहरी परत होती है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, और यह परत 400 से 1000 किलोमीटर के क्या है बीच में स्थित होती है फिर पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आप कंटिन्यू देखते हैं हम लोग इसको। एट सच ए ग्रेटर हाइट द डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली लो। यानी जितने जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे परमाणु जो एटम्स होते हैं उनका जो घनत्व होता है वह क्या बहुत ही कम होता जाता है। तो कंटिन्यू देखते हैं इसी में हम। द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस प्रीडोमिनेंट इन दिस आउटर मोस्ट रीजन। यानी जो हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसेस होती हैं वह सबसे अधिक मात्रा में इस लेयर में पाई जाती है। इस लेयर का मतलब है एक्सोनोस्फीयर। ध्यान रखेंगे इसको। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 5 to 600 किलोमीटर्स द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम टू लो, दिस कोलिजन्स बिटवीन न्यूट्रल पार्टिकल्स बिकम द एक्सट्रीमली रेयर। यानी 500 से और 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व इतना कम हो जाता है कि जो तटस्थ जो कण होते हैं उनके बीच में टकराव बेहद दुर्लभ हो जाता है। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या है टकराव बहुत ही कम कभी कभार रेयर केस में होता है। किस लेयर में ओजोनोस्फीयर में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम थोड़ा इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के किस क्रम में गैसें पाई जाती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे सबसे पहले क्या हम ट्रोपोस्फीयर जैसा कि हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है ट्रोपोपाउच। ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर कौन सी थी दूसरी लेयर थी हमारा
स्ट्रेप्टोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर, जैसे कि ऊपरी लेयर जो कि कहाँ पे पाई जा रही थी, जो हमारी पाई जा रही थी ओजोनोस्फीयर के आसपास, और वही इसी में स्ट्रेटोपाउज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रोपोपाउज, इसीलिए यहाँ पे कहा स्ट्रेटोपाउज। थर्ड हमारी लेयर कौन सी है, मीजोफेयर्स। मीजोस्फीयर इसकी ऊपरी मीजो जो स्फीयर होती है उसकी ऊपरी सीमा पर क्या पाई जाती है, मीजोपाउज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हमारी आती है थर्मोस्फीयर, और उसके जो लास्ट में जो सबसे फिफ्थ आती है वो आती है हमारी एक्सोस्फीयर, जो कि हमारी यहाँ पे पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप, ठीक है। तो कंटिन्यू हम बात करते हैं, और तो हम लोग कंटिन्यू देखते हैं ओजोनोस्फीयर। जैसा कि हमने आगे अभी बात की थी कि ओजोनोस्फीयर का हम डिटेल से देखेंगे, तो जो कि हमारी क्या बहुत महत्वपूर्ण परत होती है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो देयर इज ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन 30 to 60 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस लेयर इज नोन एज ओजोनोस्फीयर। यानी ये वह लेयर होती है जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन पृथ्वी के 30 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और इसीलिए इस लेयर को हम ओजोनोस्फीयर के नाम से क्या है जानते हैं। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सेकेंड पॉइंट है ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 20 से 40 किलोमीटर अबव द ग्राउंड सरफेस एंड कंसंट्रेशन O2 इज कॉल्ड द ओजोनोस्फीयर। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो कंटिन्यू बात करेंगे इसमें हम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परत है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे हमारे टेटेट हुआ, चाहे बेचू हुआ, चाहे जेआरएफ हुआ, एसआरएफ, इसमें से रोटेट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे खासकर इस लेयर से। तो जो ओजोन वर्ड है, ओजोन जो शब्द है वह हमारा किस भाषा से लिया गया, ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है ओजो। इसका मीन्स होता है स्मेल, क्या है, गंध। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसी तरह से देखेंगे ओजोन नेम वाज गिवन बाई क्रिस्टियन फेडरिच सॉनविन इन 1840 में, इन्होंने क्या है नाम दिया था, ये साइंटिस्ट है, इनका ध्यान रखिएगा। क्रिस्टियन फेडरिच सॉनविन इन 1840, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कंटिन्यू बात करते हैं। ए प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन इज दैट इज एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द सन। यानी जो अल्ट्रा वायलेट जो सर हमारी जो रे जो सूर्य से निकलती हैं उसको क्या कर लेती है, ये जोन एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारी क्या है जो ओजोन लेयर होती है उसकी ये क्या है विशेषता होती है, ध्यान रखिएगा इसके। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। द टेम्परेचर ऑफ द ओजोनस्फीयर इज हाई। ओजोनस्फीयर में क्या टेम्परेचर क्या हाई हो जाता है, क्यों, ड्यू टू सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द ओजोन, जो कि क्या है जो अल्ट्रावायलेट रे को क्या है ऑब्जर्व करती है, इसके कारण इसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। तो कंटिन्यू इसमें फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि देखते हैं ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। यानी जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो आप ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। फिर देख लेते हैं कंटिन्यू। द डिप्लीशन ऑफ O3 बोले ओजोन लेयर इज ड्यू टू, यानी जो ओजोन का जो अपक्षेपण या जो क्षरण होता है भाई किस किस के द्वारा होता है, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें रिलीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी जो नाइट्रिक एसिड के द्वारा जो निकलती है उसके द्वारा भी इसका क्या है ये जो नाइट्रोजन का डिप्लीशन होता है। तो देखते हैं कैसे। एनो जैसा कि हमारा नाइट्रिक एसिड प्लस O3 बोले तो ओजोन। तो इधर क्या बना लिया है, इसने बना लिया है नाइट्रिक एसिड, क्या बना लिया, नाइट्रेट। और कंटिन्यू तो प्लस O2। फिर देखते हैं NO2 प्लस O बराबर NO प्लस O2। तो सेकंड इसका एक तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। दूसरा देखते हैं रिलीज ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के निकलने से भी क्या है जो हमारी लेयर होती है ओजोन वो भी क्या हो जाती है हमारी नष्ट होती कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC बोलते हैं, इसके भी निकलने से क्या है सबसे अधिक अगर नुकसान पहुंचता तो इसी के कारण पहुंचता है। तो ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। जो CFC गैस होती है उसको देखेंगे अगर इक्वेशन के द्वारा देखेंगे, जैसे हाई टेम्परेचर बढ़ा किसके द्वारा, बाय द सन। तो इसमें जो क्लोरीन है वह क्या है क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। उसके बाद है
जो O3 होता है उसको टूटता है। तो देखते हैं 2O3, और ये टूटा किसमें 2O3 प्लस सिंगल ऑक्सीजन में, और इसमें 68 किलो कैलोरी निकलती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू इसमें देखते हैं फिर ClO जो कि हमारा क्लोरीन मोनोऑक्साइड होता है, और इसमें जो नवजात ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा इसको क्या नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये हमारा क्लोरीन अलग हो गया प्लस O2 अलग हो गया, क्या हो गया O2 हमारा हो गया अलग। तो इससे क्या हुआ, जो एक्टिव क्लोरीन वो क्या है अलग होके, जो कि सबसे अधिक क्या है हमारा क्षति पहुंचाता है, किसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये बन करके क्लोरीन बन करके क्षति पहुंचाता है ओजोन लेयर को, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड लाइक इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, यानी जो और भी तमाम जो शाकनाशी हैं या जो भी पेस्टिसाइड हैं वो क्या है अगर ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारे ओजोन लेयर को क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ध्यान रखेंगे। इफेक्ट ऑफ ओजोन होल और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी जो ओजोन जो होल है वो कैसे, या फिर जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वो कैसे हास होता है उस परत का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है। तो पहला है अल्ट्रावायलेट रे रीच टू द अर्थ सरफेस, यानी अगर ये परत क्या है अगर इसमें अगर क्षति अगर पहुंच रही है तो उस लेयर में हम क्या करेंगे, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रे है वो क्या हमारी अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, जिससे क्या होगा हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू दूसरे में देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अल्ट्रावायलेट रे इंक्रीज द स्किन कैंसर, यानी जो स्क्रीन संबंधित जो त्वचा संबंधित कैंसर को ये क्या बढ़ा देता, और डिमिंग आई साइट, यानी जो आंखों की जो रोशनी है उसको भी कम कर देता, और जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या है हमारी कमज़ोर हो जाती है। किसके कमज़ोर होने से, ओजोन लेयर का अगर कमज़ोर हो जाती है तो ये भी हम पे क्या है फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते थोड़ा बायोस्फीयर क्या होता है। जैसा कि हम लोग एक डायग्राम में देखे थे ऊपर बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर एक बार देख लेते हैं। बायोस्फीयर किसे किसे कहते थे, जिसमें हमारा लिथोस्फीयर भी आए, जिसमें हमारा हाइड्रोस्फीयर भी आए, और जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर भी आए, यानी जो तीनों लेयर मिला के क्या बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर। तो देखेंगे कंटिन्यू हम लोग। तो बायोस्फीयर जैसे कि जीव मंडल, द बायोस्फीयर फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है बायोस मतलब लाइफ, विच कैन आल्सो बी टर्म एज लाइफ ऑन द अर्थ, ऑल द लिविंग थिंग्स इज और ऑन द प्लेनेट आर कैटेगराइज एज बायोस्फीयर, यानी जीव मंडल जो ग्रीक बायो जीवन से है, और जैसे जैसे क्या पृथ्वी पर जीवन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही ग्रह है एक ऐसा जिसपे क्या जीवन पाया जाता है, और जिसपे क्या सारी चीज़ें जीव मंडल के लिए रूप में वर्गीकृत की गई है इसी में बायोस्फीयर में। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देख देते हैं इसका दूसरा पॉइंट, द इंटायर इकोलॉजिकल कम्युनिटीज विद इन द फिजिकल सराउंडिंग ऑफ द अर्थ आर विद इन द अम्ब्रेला ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी पृथ्वी के भौतिक परिप्रेक्ष्य के भीतर पूरे पारिस्थितिकी जो समुदाय जीवित होते हैं उनकी छत्रछाया में गया है ये पूरा बनता है, सभी चीज़ों से मिलके गया बायोस्फीयर का निर्माण होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। तो कंटिन्यू इसको देख लेते हैं हम लोग। दीज इकोलॉजिकल कम्युनिटीज द इंटरेक्ट विद द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जैसा कि हम लोग अभी बातें कर रहे थे। तो ये सबकी क्या है एक आपसी क्या है प्रतिक्रिया है, इसके साथ क्या है इसका निर्माण होता है। तो देख लेते हैं कंटिन्यू, जो कि अब बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि इसके की पॉइंट है। अब उनको हम लोग देख लेते हैं। जो एटमॉस्फेयर के जो जैसा कि द पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी थे उसके की पॉइंट है, वो सारे ज़रूरी पॉइंट इसको हम देख लेते हैं। तो पहला है, इसको हम देखते हैं, द 1 एटम एक्टिव क्लोरीन डिस्ट्रॉयड द 1 लाख मिली कोवेलेंट ऑफ O3 बोले तो ओजोन, यानी अगर एक एटम सक्रिय एटम किसका क्लोरीन का अगर होगा तो वह 1 लाख एटम किसका ओजोन का विकृत यानी डिस्ट्रॉय कर देता। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सेकंड देखेंगे, द अर्थ क्रस्ट इज मेनली मेड ऑफ मिनरल मैटर, यानी जो अर्थ क्रस्ट होती है वह किससे मिलकर बनती है, वह मिनरल मैटर बोले तो खनिज पदार्थ से मिलकर क्या है बनती है। थर्ड पॉइंट देख लेंगे इसका, द मोस्ट एबोडेंस रॉक फार्मिंग मिनरल्स इज फेल्सपार, यानी जो सबसे अधिक अगर हम देखेंगे जो रॉक फार्मिंग मिनरल्स होती है सबसे प्रचुर मात्रा में, तो वह क्या है हमारा
फेल्सपाल मिनरल्स क्या है पाया जाता है, जो कैसा हमारा मिनरल्स है, प्राइमरी मिनरल्स है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द अर्थ सरफेस कवर बाई सी लेक रिवर इज 70%। यानी जो अर्थ सरफेस होती है, जो कि हमारी समुद्र की जो पृथ्वी की सतह होती है, समुद्र झीलों नदियों द्वारा कितना 70% क्या है ये कवर करती है, ध्यान रखिएगा। चौथा इसका पॉइंट देख लेते हैं, द CH4 गैस बोले तो मीथेन, मीथेन गैस हैज बीन रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड। यानी जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार यूपी कैडेट में, तो जो धान के खेत से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, CH4। या पूछ लिया जाएगा कि जो दलदल जो होता है, जहाँ फ्लडेड एरिया होता है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, तो ये हमारे दोनों में कौन सी निकलती है, CH4 गैस निकलती है, बोले तो मीथेन। ये दोनों ध्यान रखिएगा, या फ्लडेड फील्ड या फिर पैडी फील्ड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा की फैक्ट है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। यानी जो वायुदाब मापने का यंत्र है, उस उपकरण का क्या नाम है, तो उसको किसके द्वारा या हम किसके द्वारा मापते हैं, तो वो है हमारा बैरोमीटर या फिर क्या है, बैरोग्राफ, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ऑन हाई एल्टीट्यूड डिक्रीज। यानी उच्च ऊंचाई पर CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऊंचाई पे, वैसे वैसे CO2 की सांद्रता क्या है, कम हो जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं, द डेंस पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टेड लेयर इज। यानी जो सबसे सघन हिस्सा होता है वायुमंडल का, वह कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वह हमारा क्या, ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, सारी गतिविधियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि चाहे आंधी हुआ, वर्षा हुआ, चाहे वह हमारे प्लेन के लिए उड़ाने के लिए, सारी चीज़ें क्या मोस्टली हम इसमें आसानी से कर सकते हैं और इसमें सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन मीजोस्फीयर फील कोल्ड। यानी जो मीजोस्फीयर जो लेयर होती है, जो कि हमारी तीसरी लेयर थी, ये कैसी है, हमको कैसी महसूस होती है, कूल, ठंडा महसूस होती है, या ठंडा महसूस हमको कराती है, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग, इन द अर्थस्फीयर 15 × 10⁸ कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति एनम। ये क्या है, जो वायुमंडल में, पृथ्वी से वायुमंडल में सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा क्या है, इतनी मात्रा में क्या है हमको, यह हमारी पृथ्वी को है प्राप्त होती है, कहाँ से, सूर्य से, इतनी एनर्जी 15 × 10⁸ कैलोरी प्रति सेंटीमीटर या प्रति वर्ष सौर ऊर्जा इसको प्राप्त होती है हमारी पृथ्वी को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा देख लेते हैं, ऑल द 6 इंपॉर्टेंट गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यानी जो 6 गैसें हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो कौन कौन सी गैसें हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारी CO2, दूसरा है CH4, तीसरा है N2O और चौथा है CFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर है नेक्स्ट आता है PFC पर फ्लोरोकार्बन, और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा SHF, बोले तो सल्फर हेक्साफ्लोरो ऑक्साइड, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये जो 6 हमारी जो गैसें हैं, ये क्या हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसके लिए क्या है, ये उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसी तरह से इसका नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द पोटेंसी ऑफ ईच ग्रीन हाउस गैस इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स रेडिएशन फोर्सिंग द रिलेटिव टू CO2। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अगर सापेक्ष अगर हम देखेंगे किसके बेसिस पे, वैल्यूमेट्रिक के बेसिस पे देखेंगे, तो प्रत्येक ग्रीन हाउस गैस की क्षमता को हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे जिस तरह से जैसे CO2 का क्रम है, एक होता है, CO2 क्या है, एक नंबर, एक अगर है तो उसकी पोटेंसी उसकी अपेक्षा का CH4 कितनी होगी, तो कितना होगा, 58 होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से N2O कितना होगा, जो कि 206 होगा, यानी इसका इतना गुना हानि पहुंचाती है, ध्यान रखिएगा। CFC कितना होगा, 4000 से 5000 गुना क्या है, हानि पहुंचाती है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अल्टीट्यूड इज अल्टीमीटर। यानी जो ऊंचाई मापने का यंत्र है वह क्या है, हमारा अल्टीमीटर है, ऊंचाई मापने का, जनरल एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको।
तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एलिवेशन एंड स्लोप, यानी जो ऊंचाई और ढाल दोनों मापने का यंत्र क्या है, क्लिनोमीटर या फिर क्या है, इंक्लिनोमीटर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ओजोन, यानी जो ओजोन की जो तीव्रता होती है उसको किस के माध्यम से मापते हैं, तो क्या है, डेप्सन मीटर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार जेआरएफ में आया था ये डेप्सन मीटर्स। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको किस यंत्र के द्वारा मापता है, तो किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, और ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इफेक्टिव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो यानी जो प्रभावी जो स्थलीय विकिरण और दीर्घ तरल विकिरण को मापने का यंत्र है वह क्या है, वह हमारा पायरिजियोमीटर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेव लेंथ ऑफ लाइट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी जो प्रकाश की तरंग जो लंबाई होती है उसको मापने का जो यंत्र है वह क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ध्यान रखिएगा इसका। ये जेआरएफ और एसआरएफ जैसे क्वेश्चन एग्जामों में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कि हमारा थर्मामीटर को यूज करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज, ध्यान रखिएगा जो इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण को, इसको हम किस नाम से भी जान सकते हैं, तो इसको हम बायोस्फीयर के भी नाम से या जीवमंडल के नाम से भी क्या है इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू देखते हैं हम तो एटमॉस्फेयर ग्रीक लैंग्वेज, ये जो एटमॉस्फेयर है वह हमारा ग्रीक भाषा का शब्द क्या है, एटम्स, इसका मीनिंग क्या होता है, वेपर्स एंड स्फायरा, मीनिंग होता है इसका स्फीयर, यानी जो ग्रीक भाषा का वायुमंडल शब्द है ये परमाणु का अर्थ होता है बाष्प, स्फीयर का अर्थ होता है गोला। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एक बार इसका ये पूछ लिया गया था कि एटमॉस्फेयर इज विच लैंग्वेज इज गिवन, यानी ये किस भाषा का शब्द है, एक बार पूछ लिया गया था, तो आप इसको क्या ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जैसा कि हमने वीडियो में अभी समझा, द पृथ्वी के थर्ड पोर्शन में, इसी भाग में, तो हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के, तो उसमें हम लोगों ने देखा मेजोस्फेयर और हमारा एक्जोस्फेयर, और कुछ की फैक्ट जो कि हमारे क्या है ज़रूरी थे, उनके साथ अगर आपको फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तो जय हिंद, जय भारत।